संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के युग में बाकी भाषाओं की तुलना में बहुत हार्ड, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। आज के युग में संस्कृत लुप्त प्राय हो गई है। बहुत कठिन होने के कारण इसमें लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव होता है कि मनुष्य कठिनता से सरलता की ओर जाता है और उसी क्रम के अंदर भाषाओं का भी जो है वो कठिनता से सरलता की ओर विकास होता है। संस्कृत वैदिक काल की भाषा है, बहुत कठिन भाषा। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, प्राकृत भाषाएं बनी, उसमें अभ्रंश भाषाएं बनी और धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। आज हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो संस्कृत को सरल से अपन कठिन की ओर जाएंगे। भाषा का विकास कठिन से सरल की ओर होता है, लेकिन किसी भाषा को अगर सीखना होता है तो सबसे पहले हम उसको सरलता से कठिनता की ओर ले जाएं तो हमारी रुचि बनी रहेगी और हम उस भाषा को आराम से सीख पाएंगे। तो संस्कृत शुरू करने से पहले हम इसके कुछ सरल टॉपिक है, जो बेसिक बात है, जो हिंदी और संस्कृत में कॉमन भी है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, उसको हम फटाफट क्लियर करेंगे। तो संस्कृत करने से पहले आप भाषा को किसी को भी सीखने से पहले हमें उसके वर्णों का अध्ययन होना जरूरी है। वर्णों का अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले हम संस्कृत के जो वर्ण है उनका अध्ययन करेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले पता करना है कि वर्ण किसे कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर हिंदी के अंदर बताया था कि वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है, छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो वर्ण कहलाता है। अब संस्कृत के अंदर भी वही परिभाषा है, वही मतलब है, और संस्कृत से ही हिंदी निकली है, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही एक समान ही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहें कि वर्ण की परिभाषा हमें संस्कृत के अंदर देनी है तो इसको अपन कहेंगे विभिन्न ध्वनि कथ्यते। ये संस्कृत में एक अपन कह सकते हैं इसको कि विभिन्न ध्वनि वर्ण कथ्यते। जो विभिन्न प्रकार की भाषा के अंदर ध्वनियां होती है उनको ही हम वर्ण कहते हैं। जो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां होती है उन वर्ण ध्वनियों को अपन वर्ण कहते हैं। अगर इसको अपन कहें तो हिंदी में अपन कहते हैं कि विभिन्न ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ये बात अपन कह सकते हैं। जो भी ध्वनि का मतलब छोटी से छोटी आवाज, भाषा की जो मूल आवाज होती है उसको अपन वर्ण कहते हैं। अगर बात आ जाए कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्ण कौन कौन से हैं संस्कृत के अंदर, तो अपन इसकी बात करें, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के भेद अगर अपन करें तो 2 प्रकार के हैं वर्ण। वो पहला है स्वर, जिसको संस्कृत के अंदर कहते हैं अपन अच् वर्ण। अच् वर्ण कहा जाता है। अच् का मतलब संस्कृत में है स्वर। अब अगर आपको कहते कि स्वर किसे कहते हैं या अच् किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा जो है वो आएगी स्वतंत्र रूपेण उच्चार्य, स्वतंत्र रूपेण उच्चार्य मान वर्णो, स्वतंत्र रूपेण उच्चार्यमान वर्णा
उच्चार्यते, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण जो है वो अच् वर्ण कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है वो अच् वर्ण कहलाते हैं। अगर दूसरी बात करें तो दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं जिसको कहते हैं व्यंजन, क्योंकि इसको संस्कृत में कहा जाता है हल वर्ण। संस्कृत में इसको कहते हैं हल वर्ण। आप अगर पूछ ले कि हल वर्ण या हल स्वर किसको कहा जाता है, तो व्यंजन किसको कहा जाता है? तो व्यंजन का मतलब यह है कि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो, जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित हो उसको व्यंजन कहते हैं। तो स्वरा शायधार उच्चारणमान वर्णः हल वर्ण कथ्यते। तो स्वरों की सहायता से, स्वर की सहायता से जो उच्चारण किए जाते हैं वो वर्ण जो होते हैं वो आपके अच् वर्ण हल वर्ण कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंदर एक तीसरा और भी होता है जिसको अपन कहते हैं अनुस्वार, और चौथी चीज इसमें होती है जिसको अपन कहते हैं अनुनासिक। दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार के अंदर बिंदी आती है, अनुनासिक के अंदर जो है आपके ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण जो आता है वो आ जाते हैं। ये भी इसके प्रकार होते हैं, इनको भी याद करना जरूरी है। अनुनासिक के अंदर ये भी आता है, ये आपके व्यंजन आ जाता है विषय। इसके अंदर याद करना जरूरी क्यों है कि यूं ही आगे संधि पढ़ेंगे उसमें ये सारे वर्ण आएंगे। व्यंजन जो होता है वो आएंगे, स्वर आएंगे, अनुस्वार आएगा, अनुनासिक वर्ण आएगा। इस आधार पर अब ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, वही है जो हिंदी के अंदर हमने पढ़ी थी, वही इनका संक्षिप्त विस्तृत अध्ययन अगर वर्णों का करना है तो वर्णमाला जो पढ़ा रखी है, वीडियो डाल रखा है, वही वर्णमाला जो है संस्कृत के अंदर भी प्रयोग होती है। अब जो है दो प्रकार की शब्द आते हैं, अंतर जो आता है वो एक तो आता है आपके शुद्ध वर्ण, और दूसरा जो इसमें आता है हलंत वर्ण। दो प्रकार के वर्ण आते हैं, शुद्ध वर्ण और हलंत वर्ण। क्या होते हैं? शुद्ध वर्ण तो वो होते हैं जैसे होता है आपके क, ख, घ इत्यादि आपके ज्ञ तक जो आते हैं वो शुद्ध वर्ण के अंदर आते हैं। हलंत वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों के नीचे हल लगा हुआ होता है, ये तिरछी एक लाइन लगी हुई होती है, इनको हम ज्ञ तक लिखते हैं, ये आपके हलंत वर्ण कहलाते हैं। इनमें और इनमें अंतर क्या है कि इनका अगर अपन विन्यास करें तो इसमें अ नहीं है, इसका अगर टुकड़े करने चाहें तो नहीं होता है। इनके टुकड़े हो सकते हैं कि क को आप ऐसे लिख सकते हैं, क प्लस अ, ख को आप ऐसे लिख सकते हैं, ख प्लस अ, ऐसे आप इनके टुकड़े कर सकते हैं, विन्यास कर सकते हैं। इसलिए ये शुद्ध वर्ण कहलाते हैं, जिसमें अ मिला हुआ होता है, ये हलंत वर्ण कहलाते हैं। ये याद रखना है, संस्कृत में हलंत या हल वर्ण आते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि स्वर संस्कृत में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो ये मैं सारी चीजें हैं जो संक्षिप्त इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्णमाला का जो वीडियो है उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हुई है, लिया गया है। बस अंतर जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। पहला जो इसमें एक स्वर का अंतर है वो ये है कि हिंदी के अंदर जो स्वर है वो 11 है, और अच् वर्ण जो संस्कृत में होते हैं, अच् वर्ण वो टोटल आपके 13 है। ये दोनों में अंतर है। हिंदी में स्वर 13 ही माने गए, जबकि संस्कृत में अच् वर्ण 13 माने गए। कौन कौन से माने गए हैं? वो आता है आपके अ, आ,
ई ऊ री ए ओ और ओ माने गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया 12। ठीक है। आ ई ऊ री ए ओ एक इसके अंदर आपका जो माना जाता है अनुस्वार माना जाता है। इस प्रकार से हिंदी और संस्कृत दो वर्णों के अंदर आपके अंतर आ जाता है कि संस्कृत के वर्ण अलग है और हिंदी के वर्ण जो स्वर है वो अलग अलग प्रकार के हैं। हिंदी और संस्कृत स्वरों के अंदर अंतर यह है कि हिंदी के अंदर स्वर जो होता है वो 11 होता है, संस्कृत के अंदर स्वर जो होता है वो 13 होते हैं। इस प्रकार से अपन इनको वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर संस्कृत के स्वरों का जो प्रकार है उनको काटा गया कि अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं इसके अंदर। संस्कृत में मूल रूप से स्वर है वो 13 जो आपके 3 प्रकार के आधार बताए गए हैं और इसमें आपका द्रि और बताया गया है 13 जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब इनको आप 13 भागों 3 भागों में बांट सकते हैं। इन 13 स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आता है आपका हर्ष स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर और तीसरा आता है प्लुप्त स्वर। ये 3 प्रकार के ही स्वर मैंने आपको हिंदी के अंदर भी पढ़ा रखे हैं। हर्ष स्वर वो होते हैं जिनको एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको 2 मात्रिक या द्विमात्रिक कहा जाता है और प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। यानी कि जिस स्वर को बोलने के लिए केवल एक मात्रा का यानी कम समय लगता हो, जिसको बोलने के लिए द्विमात्रा का मतलब धातु से दुगना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और प्लुप्त स्वर जिसका दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता हो यानी 3 मात्रा का समय लगता हो उसको त्रिमात्रिक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इनको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक ह्रस्व स्वर है अ, ई, ऊ और री और ए। ये 5 स्वर जो है वो आपके संस्कृत में माने गए हैं ह्रस्व स्वर माने गए हैं अ, ई, ऊ, री और ए। अगर द्विमात्रिक दीर्घ स्वर माने अपन तो इसमें आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और अ। ये इस प्रकार से 8 स्वर जो आपके हैं वो माने गए हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ये 8 संख्या है इनकी। फिर अगर अपन प्लुप्त स्वर माने तो प्लुप्त स्वर जो त्रिमात्रिक शब्द होता है, त्रिमात्रिक वर्ड होता है और इसके आगे जो है वो ऐसे 3 का निशान लगा हुआ होता है। स्वर के आगे ऐसे 3 का निशान लगाया जाता है 3 मात्रा का अ, ई, ऐसे ऊ, ऐसे ए, ऐसे त्रिमात्रिक के शब्द के आगे मात्राओं पे निशान लगाए जाते हैं। इनकी संख्या होती है 9। तो इस प्रकार से संख्या बनती है। अब ये है आपके 3 प्रकार के जो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार होता है, उसके आधार पर 3 प्रकार के स्वर संस्कृत में माना गए। टोटल स्वर जो है वो 13 होते हैं और इन 13 स्वरों को अलग अलग उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ये तो स्वर की बात है और इसका विस्तृत चीजें जो है वो हिंदी के वीडियो के अंदर दी गई है। सेम की सेम है, वही की वही चीजें हैं। अब बात अगर करें तो व्यंजन भी वही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए गए। पीछे जो वीडियो है हिंदी का वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर व्यंजन वर्ग 5 बताए गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इनमें 5-5 वर्ग होते हैं।
5 अक्षर होते हैं। इनमें लिखने में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर आप लिखेंगे क वर्ग तो इसमें आपको अक्षर ऐसे लिखना है क, ख, घ और घ, ड़। ये 5 अक्षर है। ऐसे कैसे क के बाद च वर्ग आएगा, च में भी 5 वर्ण आएंगे, फिर ट वर्ग आएगा 5 वर्ण। इस प्रकार से 5 वर्णों के 25 वर्ण जो है वो आपके हिंदी में भी स्पष्ट जो है वो हल कहलाते हैं, स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ये संस्कृत में भी वही शान है। उसके बाद में एक वर्ग मैंने आपको बताया था जिसको अपन कहते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंदर मैंने आपको बताया था य, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण क्यों कहलाते हैं? अंतर का मतलब होता है बीच में और स्तर का मतलब होता है स्थित होना। किसके बीच में स्थित होना? कि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्योंकि इसको कहीं विद्वान जो है वो य, व और इन र को इनको जो है वो अर्ध स्वर मानते हैं, क्या आदि स्वर है। इसका मतलब इनका कई बार प्रयोग जो होता है विशिष्ट प्रयोग स्वर के रूप में भी होता है और व्यंजन के रूप में भी होता है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये भी मैंने बताया था। उसके बाद जो अगले अक्षर आते हैं आपके वो आते हैं स, श, श और ह। ये जो 4 वर्ण होते हैं इन वर्णों को हम नाम दे सकते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म हल कहा जाता है। ऊष्म हल क्यों कहते हैं संस्कृत में इसको? क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो है स्वर तंत्री से जो है गर्म हवा बाहर आती है, विसर्जित होती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन, उष्मा उत्पन्न करने के कारण ऊष्म व्यंजन या ऊष्म हल कहा जाता है। उसके बाद व्यंजनों की बात करें अपन तो इसमें आता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र शब्द आते हैं। इनका भी मैंने बताया था कि इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों का जो है 2 वर्णों के 2 हल के मेल से हुआ है, इनको संयुक्त हल कहते हैं। अब इनका वर्णन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इसका भी यही परिणाम है। आपके लिए यहाँ से ये सवाल है कि इनका जो वर्णन, ये जो वर्ण है 4 वो किन किन वर्णों के मेल से होता है। ठीक है, ये सवाल को आपको करना है किन किन वर्णों के मेल से होता है। ये सवाल सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे नोटबुक में और उसके बाद एक इसका फोटो खींच के आप ग्रुप के अंदर भेजेंगे। पता चलेगा कि अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र जो पिछले वीडियो में बताया था उसके अनुसार इनका निर्माण किन किन वर्णों से होता है, वो भी आपको ये करना है। आपको बाद में मैं आपको और बता दूंगा। इन ये सभी 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन वर्णों का अध्ययन करें तो ये चीज है। अब उसके बाद संस्कृत में 2 स्वर के बाद में 2 अक्षर आते हैं जिनका वर्णन मैंने बताया था, अंग और अह। इन दोनों वर्णों का संस्कृत में और संधि के अंदर विशेष रोल होता है, विशेष चीज होती है जिसके अंदर पहला जो है वो आपका अनुस्वार कहलाता है, इसको अपन अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा जो है उसको आप विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग भी कहा जाता है। और ये वर्णों के पीछे लगता है और इसको अनुनासिक भी कह सकते हैं, अनुस्वार कह सकते हैं और विसर्ग कह सकते हैं। एक जो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। ये भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। अनुनासिक स्वर होते हैं और के ऊपर अनुनासिक लग जाए तो अनुनासिक वर्ण बन जाता है और इस अ का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अ बोलेंगे इसको तो ये अनुनासिक वर्ण है।
याद रखना, इन छोटी छोटी चीजों को भी संधि के अंदर बहुत काम आएगी। हिंदी का चैप्टर आपका संधि का चल रहा है, उसमें ये सारी चीजें आएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, संस्कृत में भी 3 प्रकार की हो जाएगी फिर आगे, हल संधि और अच संधि और विषय संधि। तो याद रखना, इसको कहा जाता है अनुनासिक, इसको कहा जाता है अनुस्वार, इसको कहा जाता है विसर्ग। तो ये तो आपका संक्षिप्त परिचय हो गया सभी वर्णों का। अब बात आती है कि इन वर्णों का मेल और विन्यास, जो विन्यास होता है और इनका जो संयोजन होता है, वो क्रिया हर बच्चे को आनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि संधि के चैप्टर में बहुत फायदा होगा हमें। वो है 2 चीजें हैं, वर्णों का विन्यास और दूसरी चीज आती है इसके ऑपोजिट में, वो है वर्णों का संयोजन। ये दोनों क्रियाएं हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए, इन दोनों को आप करना है। विन्यास का मतलब क्या होता है? अलग करना, जो मिले हुए शब्द है उनको अलग अलग करना होता है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है आपके राम, अब संस्कृत में ये राम लिखा हुआ है, इसका विन्यास करना है। विन्यास करने का मतलब इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, कितने वर्ण मिले हुए हैं। अगर आपको कहे कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो इसमें 2 अक्षर है रा और म। इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्णों का अपन इसका विन्यास करेंगे, र प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस विसर्ग। ये इसका वर्ण विन्यास है। यानी किसी भी वर्ण शब्द के अंदर जो है कौन कौन से वर्ण मिले हुए उनको अलग अलग करना शब्द का वर्ण विन्यास कहलाता है। इसके अंदर ये है, ऐसे कैसे मान लो अपन शब्द लिखते हैं शीला, तो इसका आपको वर्ण विन्यास करना है, तो आप देख लीजिए यहां आ जाएगा स प्लस ई प्लस ल प्लस आ, ये इसका वर्ण विन्यास हो गया। स के ऊपर ई की मात्रा, ल के ऊपर आ की मात्रा है, ये वर्ण विन्यास हो गया। ठीक है, आप उसी प्रकार मान लो आपको कहते कि ध्रुव, इसका वर्ण विन्यास करिए, तो इसमें आप देखिए पहले सबसे पहले है ध, उसके बाद प्लस में है आधा र, उसके बाद प्लस में है मात्रा ऊ की, तो ऊ, उसके बाद आ जाएगा आपके व, और व के अंदर है अ, और अ के बाद है विसर्ग। ये इस ध्रुव शब्द का वर्ण विन्यास हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। जो भी शब्द आप पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों में वर्ण विन्यास होता है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल तौर पर आपको शब्द दे रहा हूं जिनका वर्ण विन्यास करके आपको भेजना है, पता करना है। शब्द लिखा हुआ है जैसे प्रतीक, इसका करना है आपको। परीक्षा, इसका वर्ण विन्यास करना है आपको। गति, इसका वर्ण विन्यास करना है। प्रयाग, इसका वर्ण विन्यास करना है। और परीक्षण, इसका वर्ण विन्यास करना है। ये विन्यास आपको समझ में आ गया कि जिस वर्ण शब्द जो बना हुआ है उसमें कौन कौन से वर्ण है उनको अलग अलग करना है। अब आ जाते हैं अपन इसकी ऑपोजिट क्रिया है, इसकी बिल्कुल विपरीत क्रिया है कि आप किसी भी शब्द का संयोजन करना, वर्णों का जो है वो संयोजन करना होता है। जैसे आपको विन्यास दे दिया जाता है कि अगर आप कोई भी शब्द है उसमें विन्यास दिया हुआ है कि क प्लस प प्लस म प्लस अ
ल प्लस आ। अब इसका आपको क्या करना है, संयोजन करना है। विन्यास दे रखा है आपको, अब आपको इसको संयोजन करना है। तो क के अंदर अ मिलने से बनेगा क, म के अंदर अ मिलने से बनेगा म, ल के अंदर आ मिलने से बनेगा ला। इन तीन चीजों को जोड़ने से हमारा शब्द बनेगा कमला। ये आपका हो गया संयोजन, मिलना हो गया। इस तरह से हम किसी भी शब्द का अगर वर्ण विन्यास दिया हुआ है तो उसका अपन संयोजन कर सकते हैं, उसको अपन मिला सकते हैं। ये चीजें जो है छोटे स्तर के बच्चों के लिए काम में आती है, और बड़े बच्चों के लिए कहाँ काम आती है, संधि में काम आती है। जब आप देखते हैं कि संधि वर्णों का मेल होता है, तो किस वर्ण का मेल होता है, वर्ण की जो अंतिम ध्वनि क्या होती है, उसको मूल शब्द से अलग करना आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो आपके कमला शब्द आ जाए और इसमें ईश्वर शब्द जोड़ना हो, ठीक है, कमला के अंदर ईश्वर शब्द जोड़ना हो, तो वो कमलेश्वर कैसे बनेगा, उसके लिए आपको ल के अंदर से आ अलग करना आना चाहिए, विन्यास आना चाहिए, और वापस उसका संयोजन करना आना चाहिए। तब जाकर के हम संधि विच्छेद और संधि जो है वो कर सकते हैं आराम से। तो इसको भी आप अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के वर्णों का कर सकते हैं। जैसे एक और मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, या प्लस उ, या प्लस अ प्लस म प्लस उ प्लस न प्लस आ। इनका अगर विच्छेद संयोजन करना है तो य के अंदर आपको अ मिलाना है तो य बन जाएगा, म के अंदर आपको उ मिलाना है तो मु बन जाएगा, न के अंदर आ मिलाना है तो ना बन जाएगा। तीनों को जोड़ लेना है तो शब्द बन जाएगा यमुना। यह आपका संयोजन हो गया। इस तरह से आप अलग अलग शब्दों के संयोजन कर सकते हैं। अब मैं एक आपकी प्रैक्टिस के तौर पर घर पे दे रहा हूं, इन वर्णों का आपको संयोजन करना है। अब वो संयोजन है आपका ब प्लस न, ब प्लस अ प्लस न प्लस ध प्लस उ प्लस विषय। इनको आपको मिलाना है और एक संयोजन करके आपको शब्द बनाना है। ऐसे ऐसे एक शब्द और बनाना है आपको जिसका वर्ण विन्यास दिया हुआ है ल प्लस अ प्लस जो है क प्लस श प्लस म प्लस ई और प्लस विषय। इसका आपको वर्ण विन्यास दिया हुआ है और वर्ण को मिला करके शब्द बनाना है। उसके बाद एक और देता हूं मैं जिसका आपको करना है, वो है क प्लस री प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस विषय जोड़ना है। इसका भी आपको जो है वो वर्ण विन्यास दिया हुआ है, उसका संयोजन करना होता है। इस प्रकार से इन शब्दों का आप संज्ञा विन्यास और मेल कर सकते हैं। उसके बाद में एक और वर्ण दे देता हूं मैं आपको, उ प्लस श प्लस ट प्लस
प्लस का प्लस का प्लस र प्लस और प्लस में विसर्ग करना है। इस चीज को भी आपका वर्ण विन्यास करके बताना है, संयोजन करके बताना है। ये 4 प्रकार के शब्द है और संयोजन और वियोजन के लिए आपकी इस प्रकार आप इन शब्दों को मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, उनके बारे में इनका वर्णन है। जो मैंने हिंदी का वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको दिया था कि वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि हमने उसमें कंप्लीट नहीं किया था, वो हम आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग 6 आधार बताए थे मैंने। 6 प्रकार से स्वतंत्रियों से होता है। तो आपके कंठ से होता है, तालु से होता है, मृदा से होता है, दंत से होता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपके मैंने आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ से वर्ण उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ से वर्ण की ध्वनि जो है प्रकट होती है। तो इस आधार पर कंठीय, तालुवीय, दंतीय, वर्णीय, ओष्ठीय इस प्रकार के वर्ण अलग अलग स्थान आएंगे। स्वर और व्यंजन दोनों के स्थान, इनका अपन एक विस्तृत अध्ययन जो है वो एक वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका इसका आएगा वो इसमें आएगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, वो 6 के 6 आधार पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, आज की सुबह का सुप्रभात।